एपिसोड में आपने भारत के उन क्रांतिकारियों और स्वयं सेवकों के बारे में जाना जिन्होंने चौरी चौरा कांड में प्रमुख भूमिका निभाई। ऐसे ही कुछ और नाम हैं जिनसे हम आपको इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नजर अली और अब्दुल्ला चूड़ी बेचने का काम करते थे और कहा जाता है कि दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे। जवानी के दिनों में वो उस एरिया के नामी पहलवान भी रहे। चूड़ी बेचने के धंधे के कारण नजर अली रंगून के बाद बंगाल, असम, कोलकाता, हावड़ा जैसी जगह पर घूम चुके थे। इसका फायदा उन्हें ये हुआ कि जब वो क्रांति में शामिल हुए तो वो उन जगहों की अच्छी खासी जानकारी अपने लोगों को दे पाए। वैसे नजर अली अकेले नहीं थे जो इन इलाकों से रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाते थे। अकाल, भुखमरी के कारण और खेती बाड़ी जब जब तबाह होती थी तब लगभग 30,000 लोग रोजी रोटी की तलाश में चौरी चौरा के इलाके को छोड़कर बाहर चले जाते थे। नजर अली के दिल में क्रांति की ज्वाला रंगून प्रवास के दौरान भड़की जब उन्होंने वहां भारतीय लोगों पर ब्रिटिश लोगों के जुल्मों को बेहद करीब से देखा। अब बात करते हैं लाल मोहम्मद की, जो उस समय कपड़ा बेचने का व्यापार किया करते थे। उनके पास खेती नहीं थी और उनका पूरा परिवार इस कपड़ा व्यापार पर ही आश्रित था। व्यापारी दिमाग होने के कारण लाल मोहम्मद भोपा बाजार में जानवरों की खाल और बिगड़े घोड़ों को सीधा कर उन्हें खरीदने बेचने का काम भी किया करते थे। बदमाश घोड़ों को सही रास्ते पर लाने में उनकी एक्सपर्टीज थी और इसी वजह से वो इलाके में बड़े सम्मान के साथ भी देखे जाते थे, क्योंकि ये एक बड़ा हुनर था जो उस समय कम लोगों में था। वो बीमार, कमजोर और खराब घोड़ों को खरीद लेते और बाद में उन्हें अपनी मेहनत से तंदुरुस्त कर ऊंचे दामों पर बेच देते। ये उनकी कमाई का दूसरा जरिया था। खाने पीने के शौकीन लाल मोहम्मद उस समय पहलवानी किया करते थे और जवानी के दिनों में उन्होंने बहुत सारा समय अखाड़ों में गुजारा था। चौरी चौरा कांड के मुख्य नायकों में उम्र के हिसाब से लाल मोहम्मद और नजर अली सबसे बड़े थे, जबकि भगवान अहीर महज 24 साल के युवा थे। लेकिन भगवान अहीर के पास 2 साल ब्रिटेन की फौज में काम करने का अनुभव था और वो बेहद क्रांतिकारी विचारों वाले थे, क्योंकि उन्होंने विलायती फौज को हिंदुस्तानियों पर जुल्म करते हुए देखा था। शिकारी भी 24-25 साल के युवा थे और ज्यादातर भगवान अहीर के साथ पहलवानी अखाड़ों और दंगल में जोर आजमाइश किया करते थे। हालांकि शिकारी पर शंका थी कि वो सरदार चरण सिंह का आदमी है, और ये बात बाद में साबित भी हुई, क्योंकि आखिरी में उसने सरकारी गवाह बनकर अपने ही लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया था। वो किसान दल की खबरें अंग्रेजी फौज और जमींदारों तक पहुंचाया करता था। इसके बदले इनाम के तौर पर जमींदारों ने शिकारी परिवार को बहुत सारी जमीन तोहफे के रूप में दी थी, जो आज भी उनके वंशजों के पास है। लेकिन हिंदुस्तानियों से धोखेबाजी कर जमींदारों और अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले शिकारी को आज भी चौरी चौरा के आसपास के इलाकों में गद्दार के नाम से ही जाना जाता है। चौरी चौरा विद्रोह को गुंडों का काम भी कहा गया था और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसमें शामिल होने वाले अधिकतर किसान गरीब और दलित परिवार से थे। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी विडंबना रही है कि दलितों के योगदान को उस तरह से इतिहासकारों ने कभी नहीं उकेरा जिसके वो हकदार थे। जमींदारों के बढ़ते प्रभाव के चलते झूठी गवाही के कारण उस समय कई लोगों को फांसी तक की सजा दी गई, जिस पर उस समय के बड़े भारतीय नेता और कांग्रेस के सिपाहसालार खामोश रहे। खुद गांधी जी ने किसानों के हर एक आंदोलन की निंदा की, लेकिन सच तो यह है कि चौरी चौरा विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया था कि अगर अहिंसा के रास्ते को छोड़कर हिंसा नहीं अपनाई गई तो अंग्रेज कभी भी भारत को नहीं छोड़ेंगे। चौरी चौरा विद्रोह एक ऐसा काम था जिसमें अनपढ़ों ने पूरी दुनिया को यह सिखाया था कि जब जुल्म हद से ज्यादा हो जाए तो उसका विरोध करना बेहद जरूरी हो जाता है। और आज इसका परिणाम यह है कि उनका यह साहसी काम भारतीय इतिहास में सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। ये वही लोग थे जिन्हें सवर्णों के कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था और दावतों में बर्तनों की जगह पत्तल या केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता था। उन्हें पैसे वाले अमीर, रसूखदार, जागीरदार, जमींदार और सामंत अपने साथ चारपाई पर बिठाने भी अपनी तौहीन समझते थे। लेकिन ऐसे ही लोगों ने चौरी चौरा के विद्रोह को अंजाम दिया। चौरी चौरा विद्रोह के बाद एक हद तक गांधीवादी विचारधारा और स्वराज के झूठे सपने का भी पर्दाफाश हुआ। स्वयंसेवक अपने दम पर आगे बढ़ रहे थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके काम करने का तरीका और विद्रोह लोगों को भी पसंद आ रहा था। वे हर उस चीज का बहिष्कार कर रहे थे जिससे ब्रिटिश हुकूमत को थोड़ा बहुत भी फायदा हो। अधिकांश लोग मुसलमान या नीची जाति से संबंध रखते थे। ऐसे में एक सवाल है कि स्वयं सेवकों ने मांस मछली की बिक्री का बहिष्कार क्यों किया। इस सवाल का जवाब हम 3 तरह से दे सकते हैं। पहला ये कि गांजा, शराब या मछली का व्यापार करने वाले लोग बहुत कम संख्या में थे और वो बेहद अमीर थे। स्वयं सेवकों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। दूसरा ये कि चौरी चौरा के आसपास के बाजारों में जो धरने दिए गए उनमें मांस मछली के दाम कम करने की मांग की गई थी, न कि बिक्री को रोक देने की। तीसरा और सबसे मजबूत जवाब यह है कि उस समय गौ रक्षा के नाम पर संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में यज्ञ हो रहे थे जिनमें मांस न खाने का माहौल तैयार किया जाना था। ऐसे में स्वयं सेवकों ने अपनी ओर से इस तरह के धरने शुरू किए। इस तरह के धरनों से उस समय सहानुभूति बटोरने का काम भी किया जा रहा था। कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया था कि गोरखपुर के आसपास स्वयं सेवक की भर्ती के दौरान जात पात और सामाजिक स्तर का ख्याल न रखा जाए। लेकिन जात पात और छुआछूत हमेशा भारतीय इतिहास का हिस्सा रहा है।
तभी तो चौरी चौरा विद्रोह की सुनवाई करने वाली निचली अदालत के जज पंडित महेश बाल दीक्षित को दलितों और पिछड़े लोगों के बयान लेते समय कोर्ट रूम में दिक्कत महसूस हुई। वहीं किसानों और मजदूरों के एक बड़े दल का मानना था कि अहिंसा, सत्य, त्याग, उपवास जैसे गांधी जी के बड़े बड़े शब्द भारत को कभी स्वराज नहीं दिला पाएंगे। बावजूद इसके ऐसे लोगों की संख्या उस वक्त बहुत अधिक थी जो गांधी जी के हर शब्द को सत्य मानते थे। वे उन्हें संत की तरह पूजते थे और गांधी जी के व्यक्तित्व में ऐसा चमत्कारी आकर्षण भी था कि जो कोई भी उनसे मिलता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। बावजूद इसके आज भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर कितने जुल्म हुए होंगे, कितना अत्याचार और कितना अन्याय हुआ होगा कि सिर झुकाकर चलने वाले लोग विद्रोह की राह पर चल पड़े। थाने में घुसकर पुलिस वालों को मारना और थाना जलाने जैसा काम करने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत काफी नहीं होती। ये शायद सालों से जल रही वो आग थी जो एकदम से शोला बनी और चौरी चौरा विद्रोह के रूप में सामने आई। बाद में महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और खिलाफत आंदोलन अस्तित्व में आया, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनाए गए और दलितों के लिए महात्मा गांधी के मन में प्रेम बढ़ने लगा। इसके बाद से दलित लोगों का स्वाभिमान जाग उठा और वो आजादी की लड़ाई में भागीदारी देने के लिए आगे आए। साथ ही उनके मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। गांधी जी के उपदेश सुनने में बड़े प्रभावशाली लगते थे, लेकिन फिर भी उस समय के इतिहासकारों और विश्लेषण करने वालों ने यह पाया कि गांधी जी कभी भी जमीनी हकीकत तक किसानों और गरीबों का साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं दे पाए। वो हमेशा अहिंसा की बात करते रहे और समय आने पर सब कुछ ठीक होने का दिलासा देते रहे। लेकिन अंग्रेज इसके ठीक विपरीत अपने जुल्म और अत्याचार गरीब भारतीय जनता पर बढ़ाते चले गए। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग गांधी जी से दूर हो गए और उन्होंने देश के बाहर जाकर अपनी तरह की फौज खड़ी कर स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इसी तरह अन्य युवा वर्ग भी क्रांतिकारी बनना ज्यादा पसंद कर रहा था, बजाय स्वयं सेवक बनने के। चौरी चौरा विद्रोह में भी युवाओं का योगदान सबसे ज्यादा था। 225 लोग जिन पर मुकदमा चलाया गया, उनमें 21 से 25 वर्ष के युवाओं की संख्या 51 थी। वहीं 26 से 30 वर्ष के 48 युवा शामिल थे। 31 से 36 साल के कुल 75 युवा इस विद्रोह का हिस्सा रहे। इतना ही नहीं, 16 से 20 साल के 33 युवक भी इस आंदोलन में शामिल थे। इस तरह लगभग 84% विद्रोही 40 साल से कम उम्र के थे। ज्यादातर युवा स्थानीय अखाड़ों में कुश्ती और जोर आजमाइश करने वाले थे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि नजर अली, विक्रम अहीर, शिकारी और लाल मोहम्मद उस इलाके के मशहूर पहलवान रह चुके थे। चौरी चौरा विद्रोह में कुल 60 गांव के लोग शामिल थे, जिनमें से अधिकतर 30 से 35 किलोमीटर के अंदर के लोग ही थे। उस समय एक्सरसाइज के लिए गांव गांव में अखाड़े होते थे और कुश्तियां लड़ी जाती थीं। मेलों में कुश्ती के दंगल तो होते ही थे और लोग बड़ी संख्या में उन्हें देखने जाते थे। कुश्ती के अलावा भी पहलवानों के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे होते थे और वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। गोरखपुर क्षेत्र के कोमल पहलवान ने भी इस विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाई, जिसे बाद में सरकारी कागजों में डकैत का नाम दिया गया। चौरी चौरा घटना के 18 महीने बाद कोमल पहलवान पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और 1924 में उन्हें फांसी दे दी गई, क्योंकि 4 फरवरी को डूंगरी खुर्द में जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसकी सूचना पहलवानों को उन्होंने अपने स्तर पर दी थी। आसपास के सभी गांवों को सूचना देते हुए कोमल पहलवान ने स्वयं सेवकों की बड़ी मदद की थी। आज भी उस क्षेत्र में कोमल पहलवान की वीरता का जिक्र किया जाता है। लोक गीतों में आज भी कोमल पहलवान की शूरवीरता की कहानियां गाई जाती हैं। ये साबित करता है कि वो अपने दिनों में कितने फेमस रहे होंगे। इन लोक गीतों के अनुसार कोमल पहलवान को कुसुमही के जंगल से हिरासत में लिया गया था। जातिगत समीकरणों की बात करें तो चौरा चौरी आंदोलन में सेशन कोर्ट में जिन 225 लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा था, उनमें सवर्ण, हिंदू, शेख, पठान, शाह, सैयद वर्ग के मुसलमान थे। 225 लोगों में 10 सवर्ण थे, जिनमें 8 ब्राह्मण, 1 सुनार, 1 भूमिहार था। एक आरोपी दिवाकर गोसाई था, जिसने खुद को ब्राह्मण कहा था, लेकिन वो सवर्ण नहीं था। 6 कलवार यानी पिछड़े वर्ग के थे। 26 मुसलमानों में 2 चूड़ीहार, 4 हज्जाम, 5 जुलाहे, 1 धुनिया, 5 शेख, 6 पठान, 1 सेन, 1 सैयद और 1 मिर्जा शामिल था। इनमें शेख, पठान, शाह और सैयद को छोड़कर बाकी मुसलमान दलित थे। सवर्णों और मुसलमानों के अलावा 189 शूद्र थे, जिनमें 21 चमार, 29 केवट, 24 भर, 21 पासी, 18 अहीर, 17 कहार, 16 कुर्मी, 6 सेंथवार, 6 कलवार और 4 तेली, बरई, बिंद और लोहार थे। 2 मल्लाह, धोबी, कंडू, लूनिया और 1 कमकर, कोयरी, भुज, खर, पटहेरा, राजभर और गोसाई थे। जैसा कि अब आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन को बल देने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती पूरे देश में चल रही थी। प्रांतीय कमेटियां, जिला कमेटियां, तहसील कमेटियां और फिर मंडल कमेटियां बनाई गईं। 1921-22 मई गोरखपुर जिला कमेटी के अध्यक्ष मौलवी सुभान अल्लाह को बनाया गया। इसके बाद दशरथ प्रसाद द्विवेदी, नियाज अहमद, सुलेमान, आदम काजी, रियाजुल हक, लाल मोहम्मद, शिकारी, भगवती बनिया, नजर अली, राम स्वरूप बरई, भगवान अहीर जैसे लोग संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों के रूप में जुड़ते गए और नेशनल वॉलंटियर्स के रूप में काम करने लगे। ये लोग शपथ पत्र बांटने, घोषणा पत्र बांटने और स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ाने का काम करते थे। साथ ही वो संगठन के लिए चंदा जमा करने लगे। यहाँ चंदे का मतलब उस अनाज से है जो घर में खाना बनाने के बाद महिलाओं के पास बच जाया करता था। स्वयं सेवक उसे चंदे के रूप में इकट्ठा करते थे। इसी तरह मुठिया का मतलब उस मुट्ठी अनाज से है जो स्वयं सेवक हर किसान के घर से लेने गए थे। गरीब किसानों से चंदे की कम से कम मात्रा लेने हेतु
चुटकी और मुठिया का सिस्टम शुरू किया गया था। बेशक अनाज और आटे की थोड़ी सी मात्रा में वजन बहुत कम था, लेकिन इमोशनल कनेक्शन काफी ज्यादा। लोग स्वयं सेवकों और स्वराज के लिए लड़ने वालों के प्रति श्रद्धा रखने लगे थे, और ऐसे में लोकल नेता होने के कारण लोग इनसे अधिक संख्या में जुड़ने लगे। जब काफी सारे स्वयंसेवक जुड़ गए तो उन्हें ट्रेनिंग देने और धरना देने का काम शुरू किया गया। अपने बयान में शिकारी ने कहा था कि चौरी चौरा विद्रोह के 12 दिन पहले वो नजर अली से अपने गांव में मिला और तय किया गया कि 30-32 स्वयंसेवक के साथ मुंडेरा बाजार में शराब, ताड़ी, मांस और मछली की बिक्री को रोकने के लिए धरना दिया जाएगा। मुंडेरा बाजार में 30-32 स्वयंसेवकों ने धरना दिया और इसके बाद वो भोपा बाजार चले गए, जहां अधिकतर दुकानदार शिकारी के परिवार वाले या जान पहचान के थे। स्वयंसेवक मांस मछली के विक्रेताओं से ये चाहते थे कि वो इन्हें सस्ते दामों पर बेचें, और अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनकी दुकान तोड़ दी जाएगी। ये घटना चौरी चौरा विद्रोह के 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले की है। ये दोनों बाजार शनिवार के दिन लगते थे, तो ऐसे में संभव है कि यह घटना 28 जनवरी 1922 को हुई होगी। इसके बाद 30 जनवरी 1922 को स्वयं सेवकों को एक पत्र के द्वारा खबर मिली कि वहां का दारोगा स्वयं सेवकों की गिरफ्तारी चाहता है। ये सूचना मिलते ही स्वयं सेवकों ने 31 जनवरी 1922 को एक मीटिंग का ऐलान किया। तो अब शायद आप जान चुके हैं कि कुछ ऐसे नाम जो इतिहास में शायद उस सम्मान के साथ दर्ज नहीं हुए जिसके वो हकदार हैं। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना, चौरी चौरा की विजय गाथा। हमने आपको ब्रिटिश सरकार की टॉर्चर भरी नीतियों और गांधी जी के आंदोलन के साथ साथ किसान और क्रांतिकारियों के बदलते बिहेवियर के बारे में बताया। साथ ही आपने जाना कि गांधी जी का कद भारत में इतना ऊंचा क्यों है, लेकिन बावजूद इसके गर्म दल के नेता उनसे इत्तेफाक क्यों नहीं रखते थे। अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले जुल्मों के बारे में भी आपने जाना। अब तक आप ये जान ही चुके होंगे कि किसान और गरीब लोग आखिर क्यों विद्रोह पर उतर आए। जुल्म सहने की शक्ति जब खत्म हो चुकी थी तो किसानों ने आत्मरक्षा के लिए अहिंसा और विद्रोह का रास्ता अपनाया, और यही शुरुआत थी चौरी चौरा की ऐतिहासिक महागाथा की। अब तक आपने स्वयं सेवकों के परिचय और उनकी तैयारियों के बारे में जान लिया है, और अब हम शुरू करते हैं उस विजय गाथा की जो इतिहास में अमर है। मतलब इस एपिसोड में आप चौरी चौरा की मुख्य कहानी को जानेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ। यहाँ चौरी चौरा विद्रोह से पहले हाटा बाजार में हुई एक दूसरी मीटिंग का जिक्र करना जरूरी है। चौरी चौरा से 28 किलोमीटर दूर तहसील मुख्यालय हाटा सब डिवीजन में मंगलवार 31 जनवरी 1922 को एडीएम देवरिया बाबू राम स्वरूप ने तहसील प्रांगण में जमींदारों, पुलिस के दलालों, बड़े व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाई, जिसे अमन मीटिंग का नाम दिया गया। इसमें लगभग 1000 लोग मौजूद रहे। इस दिन यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता था, और इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा ये समझाना था कि असहयोग आंदोलन का हिस्सा न बने और सरकार के प्रति वफादार रहें। अमन मीटिंग के विरोध में स्वयं सेवकों ने डाक बंगले के पास इसी तरह की एक मीटिंग का आयोजन पहले ही कर रखा था। 3 जून को शिकारी ने सेशन कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान इस मीटिंग का उल्लेख किया है, जिसमें उसने कहा है कि नजर अली, सुखदेव पासी, साधु सेंधवार, दूधिया, जिंदी तेली, मंगरू, महेश, इलाही, नागेश्वर पासी, मोहब्बत अली, अवध चक्री का लड़का और भी कुछ अन्य स्वयंसेवक दोपहर 2 बजे हाटा मीटिंग पहुंच चुके थे। इस मीटिंग का मुखिया नजर अली था, क्योंकि लाल मोहम्मद और भगवान अहीर चौरा में रहकर मुंडेरा बाजार में धरने की तैयारी करने में लगे हुए थे। शिकारी ने अपने बयान में यह भी कहा कि यहाँ पर 4000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सूरज डूबने से कुछ देर पहले एक पंडित कुर्सी से उठकर उर्दू की एक किताब पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि मोहम्मद अली की मां ने उससे कहा है कि खिलाफत के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दो बेटा। इस बात को सुनकर मीटिंग में मौजूद 4000 से अधिक लोगों में जोश भर गया, और गांधी जी, मोहम्मद अली और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। इसके बाद स्वयंसेवक लाइन में खड़े हो गए। उनके हाथ में कुछ झंडे और एक चरखा था, और फिर वो तहसील ऑफिस की ओर बढ़ चले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक ले। वो सीटी बजाते हुए, नारे लगाते हुए हाटा मंडल ऑफिस तक पहुंच गए। सीटी बजाने का काम नजर अली कर रहे थे, लेकिन ये कोई आम सीटी नहीं थी। सीटी के द्वारा स्वयं सेवकों को निर्देश दिए जा रहे थे कि अगले कदम पर क्या करना है। इसके बाद इस इलाके में सरकार और जमींदारों की कई मीटिंगें हुई, जिनका मकसद स्वयं सेवकों को दबाना था। लेकिन हर मीटिंग के जवाब में स्वयं सेवकों ने एक बड़ी मीटिंग की। हमेशा भीड़ की संख्या स्वयं सेवकों से ज्यादा रही। प्रशासन को लगने लगा था कि अब पूर्वांचल में भी गांधी के चमत्कारों का असर हो रहा है। साथ ही साथ अब लोग अहिंसा के दायरे में सीमित नहीं हैं और पलटकर हिंसा के जवाब देने का ताकत रखते हैं। समय के साथ वो वक्त भी आया जब स्वयं सेवकों ने निर्णय ले लिया कि 1 फरवरी बुधवार को लगने वाले मुंडेरा बाजार में बड़ा धरना दिया जाएगा। 32 स्वयंसेवक सुबह 8-9 बजे के बीच मुंडेरा पहुंच गए। नजर अली के लीडरशिप में ये लोग दानी भवानी तालाब के कोने पर जाकर बैठ गए और बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। तभी जगत नारायण पांडे नाम का एक पंडित वहां पहुंचा और उसने नजर अली से तालाब पर बैठे रहने का कारण पूछा। नजर अली ने उसे बताया कि आज वो मुंडेरा बाजार में मांस, मछली, गांजा और शराब की बिक्री को रोकेंगे। अंग्रेजों का गुलाम और उस समय का जमींदार पंडित उनकी बात सुनकर वहां से चलता बना। थोड़ी ही देर में जगत नारायण अवधूत तिवारी के साथ आया और स्वयं सेवकों से कहा कि बाबू संत बख्श सिंह का आदेश है कि बाजार में धरना नहीं दिया जाए। स्वयं सेवकों ने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन शनिवार के दिन हम आप लोगों को देख लेंगे, क्योंकि उस दिन हम ज्यादा संख्या में आएंगे और बाजार बंद करवा कर ही रहेंगे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को लौट गए।
इस बीच ये सारी जानकारी चौरी चौरा थाना तक पहुंचा दी गई। स्वयं सेवकों को गिरफ्तार करने के लिए दारोगा गुप्तेश्वर सिंह पुलिस बल के साथ मुंडेरा बाजार की तरफ आया और तालाब तक पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। लेकिन स्वयं सेवक 4 फरवरी को लौटने की धमकी दे चुके थे और पुलिस बल अलर्ट हो चुका था। वैसे भी मुंडेरा बाजार का जमींदार बाबू संत बख्श सिंह 13 जनवरी 1922 से ही अलर्ट हो चुका था, क्योंकि इस दिन असहयोग आंदोलन का मंडल ऑफिस डुमरी खुर्द में खोला गया था। जमींदार बाबू संत बख्श सिंह बिशनपुरा की अपनी कोठी में बैठे बैठे ही हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। 1 फरवरी के दिन दोबारा दोपहर में जब भगवान अहीर और उसके कुछ साथी बाजार में दिखाई दिए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दारोगा ने तीनों लोगों की बहुत पिटाई कर दी। खासकर भगवान अहीर से वो ज्यादा जलता था, क्योंकि उसका मानना था कि जब भगवान अहीर सरकारी खजाने से पेंशन पा रहा है तो उसे सरकार के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बाद में जब पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि भगवान अहीर और उसके साथी उस दिन किसी गलत इरादे के साथ बाजार में थे, तो उच्च न्यायालय ने भगवान अहीर को निर्दोष करार देते हुए गुप्तेश्वर सिंह को अकारण गुस्सा होने और स्वयं सेवकों को पीटने का दोषी पाया। दारोगा गुप्तेश्वर के उकसाने के बाद चौरी चौरा विद्रोह को अंजाम दिया गया, क्योंकि अगर भगवान अहीर दोषी था तो उस पर किसी तरह का केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, सरकारी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, उसे पीटने के बाद छोड़ क्यों दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो दारोगा गुप्तेश्वर के कार्रवाई के खिलाफ उठाए गए थे। जिसके बाद भगवान अहीर को छोड़ दिया गया और 1 फरवरी की शाम को शिकारी के घर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यहाँ भगवान अहीर और उसके साथियों ने अपने जख्मों को दिखाते हुए अपनी आपबीती सुनाई। बैठक में यह तय किया गया कि दूसरे मंडल के स्वयं सेवकों को इकट्ठा किया जाए और दारोगा से सवाल जवाब किया जाए। इसके बाद 2 फरवरी को सुबह लगभग 9 बजे शिकारी के घर एक बार फिर मीटिंग हुई, जिसमें एक 11 सदस्य कमेटी बनाई गई और हर स्वयं सेवक को 100 से 150 स्वयं सेवकों के साथ 4 फरवरी की सुबह बाजार में आने के लिए कहा गया। स्वयं सेवकों के जलपान के लिए घर घर से गुड़ इकट्ठा किया गया। निर्णय लिया गया कि सबसे पहले चौरा थाने चलकर गुप्तेश्वर सिंह से ही बातचीत की जाएगी। उसके बाद मुंडेरा बाजार में मांस, मछली, ताड़ी, शराब, गांजा आदि की बिक्री पर रोक लगाने का कदम उठाया जाएगा। और इस बीच ये भी निश्चय किया गया कि अगर गुप्तेश्वर सिंह किसी तरह की गाली गलौज या मारपीट करेगा तो स्वयं सेवक उसकी पिटाई कर देंगे। ये बात शिकारी ने खुद अपने बयान में कही थी। इसके बाद 3 फरवरी शुक्रवार के दिन अवधि और शीतला प्रसाद गोरखपुर कलेक्टर के पास गए। शुक्रवार को कलेक्टर जनता से मिलते थे। कलेक्टर ने यहां इन दोनों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। लौटते समय शीतला प्रसाद को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर चौरा थाने का हेड कांस्टेबल मिला और उसने उसे सिपाहियों और चौकीदार के साथ शनिवार को बाजार में पुलिस बल लगाए जाने की जानकारी दी। स्वयं सेवकों की इन एक्टिविटीज की जानकारी बाकायदा जमींदार के पास भी पहुंच रही थी और वो जानकारी सीधे दारोगा गुप्तेश्वर सिंह को भेज रहा था। दोनों ओर से तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। स्वयं सेवक इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और वही पुलिस बल अपनी तैयारी कर चुका था। 4 फरवरी को सुबह 9 बजे सशस्त्र पुलिस के 8 जवान चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर तैनात कर दिए गए। 4 फरवरी की सुबह से ही डुमरी खुर्द की प्रातःकालीन मीटिंग के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। भीड़ बहुत ज्यादा होने का अंदाजा था, इसके चलते बहुत तैयारियां की गई थीं। लाल मोहम्मद सभी को दिशा निर्देश देने में लगे हुए थे। झंडे तैयार कर लिए गए थे और लाल मोहम्मद और पहाड़ी भर दोनों ने जलपान के लिए गुड़ इकट्ठा कर लिया था। शिकारी, बिहारी साधु और नजर अली भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। खलियान की खाली जमीन पर मीटिंग का आयोजन किया गया। नेताओं और बड़े अधिकारियों के सम्मान के लिए फूल मालाएं लाई गईं। सुबह 8 बजे से पहले ही लगभग 600 स्वयंसेवक मीटिंग स्थल पर पहुंच चुके थे। तभी पंडित जगत नारायण पांडे और बाबू संत बख्श सिंह के कहने पर उसका एक कर्मचारी शंकर दयाल राय वहां घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पहचानता था, लेकिन शिकारी उसके बारे में सब कुछ जानता था। इसी बीच एक सन्यासी हाथ में चिमटा लिए और मीटिंग में दाखिल हुआ। उसका नाम और पता कोई नहीं जानता था, लेकिन लाल मोहम्मद ने उसे माला पहनाकर उसका स्वागत किया। शंकर दयाल ने स्वयं सेवकों के नेताओं से सवाल जवाब शुरू किए और पूछा कि मीटिंग किस लिए बुलाई जा रही है। नजर अली ने जानकारी देते हुए कहा कि हम यहाँ से सीधे थाना जाएंगे। तभी जगत नारायण पंडित ने उठकर कहा कि हमें गांधी जी के निर्देशों का पालन करना है और शांतिपूर्वक और अहिंसक तरीके से काम करना है। अगर हम अभी थाने जाएंगे तो वहां सशस्त्र पुलिस बल मौजूद है और खून खराबा हो सकता है। समझदारी इसी में है कि हम अपने अपने घर लौट जाएं, वरना बंदूकों और तोप से मारे जाएंगे। तभी नजर अली ने सभी स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा, इस गुप्तचर की बात बिल्कुल न सुने, और मीटिंग में ताली बजनी शुरू हो गई। पंडित और शंकर दयाल का उस मीटिंग में पहुंचना इस बात का सीधा सीधा इशारा है कि पुलिस और जमींदार पूरी तरह से चौकन्ने थे और स्वयं सेवकों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। शिकारी जैसे लोग उन्हें हर पल की जानकारी दे रहे थे। अपनी ओर से पहला कदम उठाते हुए उन्होंने विद्रोही किसानों को डराने धमकाने के लिए अपने आदमी पहले ही भेज दिए थे, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। किसानों और स्वयं सेवकों के तेवर देख दोनों वहां से निकल गए। किसान पहले ही 4 तारीख को बड़ी संख्या में आने का ऐलान कर चुके थे और इसी कारण पुलिस बल ज्यादा संख्या में तैनात कर दिया गया था। मीटिंग में आने वाले स्वयंसेवक होशियारी से अपना परिचय दे रहे थे और 6-7 लोगों के समूह में बंटकर मीटिंग स्थल पहुंच रहे थे। उन्होंने सेवा समिति ग्राम का बैज अपने सीने पर लगा रखा था। स्वराज का एक झंडा हर गांव की टोली के हाथ में था। स्वयंसेवक लगातार मीटिंग स्थल पर पहुंच रहे थे और संख्या बढ़ रही थी। कुछ समय बाद और इंतजार न करने का निर्णय लेते हुए जुलूस निकालने की तैयारी की गई। ये खबर जल्द ही गुप्तचरों द्वारा दारोगा तक पहुंचा दी गई। भीड़ जब भोपा तक पहुंची तो एक बार फिर शंकर दयाल राय ने स्वयं सेवकों को समझाने की कोशिश की। शंकर दयाल गोरखपुर के बाहर का व्यक्ति था, लेकिन पिछले 40 सालों से उसका इस इलाके में आना जाना था और वो गोरखपुर के लिए अनजान नहीं था।
बलिया का रहने वाला शंकर दयाल संत बख्श सिंह का खास आदमी था। 4 फरवरी के दिन वो मुंडेरा बाजार में ही था और रेलवे स्टेशन से ही सीधे मीटिंग स्थल पर पहुंचा था। जब वो इस जुलूस को रोकने में नाकाम रहा तो रेलवे लाइन के किनारे होता हुआ सीधा थाने पहुंच गया और दारोगा को भारी भीड़ के आने की खबर दे आया। इसी बीच जुलूस को संबोधित करते हुए एक युवक ने खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम लेते हुए एक जोश भरा गाना गाया। इस गाने को सुनने के बाद सभी जोश से भर गए और गुस्से में कहने लगे, आओ सभी थाने चलें। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि इतना जोशीला गीत गाने वाला वो युवा आखिर आया कहां से था और कौन था। लेकिन भगवान अहिर के बयान के अनुसार वो एक मुस्लिम युवक था। ऐसा ही एक कैरेक्टर उस सन्यासी का भी है जो चिमटा लेकर मीटिंग में आया था। अदालत में गवाही के दौरान भी इस सन्यासी का कई बार जिक्र हुआ, लेकिन उसका नाम पता किसी को पता नहीं था। इसी बीच नजर अली खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और जिन्हें परिवार की चिंता है वो अभी वापस लौट जाएं। जो लोग आखिरी तक हमारा साथ देंगे वो हाथ उठाएं और वही हमारे साथ चलें। सभी ने हाथ उठाकर वादा किया। तभी नजर अली ने कहा कि जो लोग इस वादे से मुकर जाएंगे या बीच रास्ते में स्वयं सेवकों को छोड़कर भाग जाएंगे, अगर वो हिंदू हैं तो गाय का मांस खाने जैसा पाप करेंगे और अगर वो मुस्लिम हैं तो सुअर का मांस खाने के समान होगा। इसी बीच स्वयं सेवकों की बढ़ती संख्या 1000 से अधिक हो चुकी थी। आखिरी में नजर अली ने पूछा कि क्या आप लोग मरने के लिए तैयार हैं? तो लोगों ने जवाब दिया, हाँ हम तैयार हैं। ये सुनने के साथ स्वयंसेवक 2 लाइनों में खड़े हो गए और थाने की ओर चल पड़े। इनमें से कुछ के हाथ में हरे झंडे और कुछ के हाथ में लाल झंडे थे। स्वयंसेवक पूरे जोश के साथ थाने के ठीक सामने पहुंच चुके थे। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि फिर मामला बिगड़ा कैसे, जो शांति से जुलूस निकाल रहे किसानों को थाना जलाना पड़ा। जानिए चौरी चौरा थाना जलाने की असली वजह। जैसा कि आप पिछले एपिसोड में जान चुके हैं कि किसान और स्वयं सेवकों का जुलूस हाथ में लाल और हरे झंडे लिए चौरी चौरा थाने के ठीक सामने आ चुका था। उनका ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि वो थाने पर हमला करें। तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसानों को थाना जलाना पड़ा। एक्चुअली नारे लगाते हुए और सीटी के इशारों पर रुकता और चलता जुलूस भोपा बाजार के पश्चिम क्षेत्र में एक पुलिया के पास पहुंच गया। आगे बढ़ते बढ़ते जुलूस में लोगों की संख्या 2500 से 3000 तक पहुंच चुकी थी। पुलिया और भोपा बाजार के बीच से होती हुई एक सड़क मुंडेरा बाजार की ओर जाती है। स्वयंसेवक उस सड़क पर आकर रुक गए। सभी स्वयंसेवक भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो साधारण कपड़ों में थे, लेकिन वो स्वयंसेवक ही थे। उदाहरण के तौर पर भगवान अहीर, जो प्रथम विश्व युद्ध में सिपाही का रोल अदा कर चुके थे, हमेशा खाकी वर्दी पहना करते थे। यहाँ तक कि जब चौरी चौरा विद्रोह के बाद उन्हें नारायणी नदी के किनारे जयराम सिपाही ने 4 मार्च को गिरफ्तार किया, तब भी वो खाकी वर्दी में ही थे। इस प्रकार लाल और हरे झंडे लिए गेरुआ वस्त्रधारी स्वयंसेवकों का जुलूस लगातार आगे बढ़ रहा था। स्वयंसेवक आक्रोश में थे और जय जयकार करते हुए थाने की ओर बढ़ रहे थे। जुलूस को थाने के सामने होते हुए मुंडेरा बाजार तक पहुंचना था। वो लोग आगे बढ़ते हुए गोरखपुर देवरिया रोड पर लाला हलवाई की फैक्ट्री के पास पहुंच चुके थे। इस समय दिन के 2 बजे थे और यहाँ से स्वयंसेवक साफ देख सकते थे कि सशस्त्र पुलिस के बल के साथ चौकीदारों के बीच दारोगा घोड़े पर बैठा उनका इंतजार कर रहा है। गुप्तेश्वर सिंह के साथ उसके 4-5 सिपाही थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे, जिन पर वो बहुत अधिक विश्वास करता था। इसके अलावा आसपास के गांव से आए 40-50 चौकीदार भी थाने पर मौजूद थे, जिनके हाथों में बांस की मजबूत लाठी थी। वैसे ये चौकीदार अपना वेतन लेने के लिए थाने पर आए हुए थे, लेकिन स्थिति को देखते हुए दारोगा ने इन्हें रोक लिया था। इन चौकीदारों के अलावा भी गोरखपुर से आया आर्म्ड पुलिस फोर्स स्वयं सेवकों के सामने खड़ा था, लेकिन आज तक गोरखपुर में किसी ने भी जोश से भरे हुए और देशभक्तों की ऐसी भीड़ नहीं देखी थी। भवानी प्रसाद तिवारी ने तो दारोगा को स्वयं सेवकों के इस तूफान से न उलझने तक की सलाह दे दी थी। उसने दारोगा से कहा था कि आज स्वयं सेवकों को मुंडेरा बाजार जाने देना चाहिए। भवानी प्रसाद दारोगा से बोले, वो जैसा करना चाहते हैं वैसा करने दीजिए, बाद में सब देखा जाएगा। क्योंकि कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए और मौके की नजाकत को देखते हुए आज ऐसा लग रहा है स्वयं सेवकों को रोकना बेहद मुश्किल है। स्वयं सेवक संभावित खतरे को जानते थे, लेकिन उन्हें अपनी संख्या बल पर ज्यादा विश्वास था। दारोगा ने स्थिति से निपटने के लिए सरदार चरण सिंह को पहले से ही बुला रखा था, जो स्वयं सेवकों के नेताओं से बात करने के लिए आए। सरदार चरण सिंह से बात करने के लिए नजर अली, श्याम सुंदर, शिकारी और चिमटाधारी सन्यासी आगे आए। उन्होंने सरदार हरचरण सिंह से बात की और उन्हें बताया कि वो चौरा थाना जाएंगे, उसके बाद चौरा बाजार, बालेगांव होते हुए मुंडेरा बाजार पहुंचकर धरना देंगे। स्वयं सेवकों ने अपनी ओर से वादा किया था कि वो थाने पर किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद सरदार हरचरण सिंह ने स्वयं सेवकों को थोड़ी देर रुकने का कहा ताकि वो दारोगा से बात कर सकें। सरदार हरचरण सिंह ने भी दारोगा को यह एडवाइस दिया था कि आज स्वयं सेवकों को रोकने के बजाय उन्हें बाजार तक पहुंचने देना चाहिए, क्योंकि वो इस बात को भांप गए थे कि आज इस भीड़ को रोकना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने दारोगा को यह सुझाव दिया कि हाईवे से पुलिस हटा लिया जाए ताकि स्वयंसेवक मुंडेरा बाजार पहुंच सकें। सरदार हरचरण सिंह के कहने पर दारोगा ने पुलिस बल हटाकर उसे थाना में बुला लिया। जुलूस अब थाने के ठीक सामने से गुजर रहा था। जुलूस का अगला हिस्सा रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच चुका था। इससे ये बात साफ होती है कि स्वयं सेवकों का थाने पर आक्रमण करने का कोई प्लान नहीं था और न ही उनके नेताओं ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वो थाने के सामने से शांतिपूर्ण रूप से गुजर रहे थे।
सरदार हरचरण सिंह और दारोगा गुप्तेश्वर सिंह थाना परिसर में कुएं के पास खड़े खड़े देख रहे थे। तभी लगभग 300 स्वयंसेवक थाना गेट के सामने रुके। सरदार हरचरण सिंह और दारोगा गुप्तेश्वर सिंह ने स्वयं सेवकों से उनके रुकने का कारण पूछा, तो स्वयं सेवकों ने जवाब दिया कि हम इस मामले का हल चाहते हैं। दारोगा ने फिर पूछा कि आप किस मामले के हल की बात कर रहे हैं। तब श्याम सुंदर ने ऊंची आवाज में दारोगा से कहा कि आपने मुंडेरा बाजार में हमारे साथियों को क्यों मारा। इस पर दारोगा ने जवाब दिया, भगवान अहीर सिर्फ आपका ही भाई नहीं है, पेंशन प्राप्त करने वाला भूतपूर्व सैनिक है, इस नाते वो मेरा भी भाई है, इस हक से मैंने उसे मारा। ये जवाब सुनकर ज्यादातर स्वयंसेवक आगे बढ़ गए, लेकिन नजर अली और कुछ नेता थाना गेट पर रुके रहे। तभी दारोगा 5-6 कदम पीछे हटा और हवा में हाथ उठाकर बोला कि वो जुलूस को गैर कानूनी घोषित कर रहा है। लेकिन दारोगा के इस तरह हाथ उठाने को स्वयं सेवकों ने समझा कि वो माफी मांग रहा है और प्रसन्न होकर आगे बढ़ गए। इसके बाद स्वयं सेवकों ने तालियां बजा दी, जिसे दारोगा ने अपना अपमान समझ लिया और चौकीदारों को जमीन पर लाठी ठोकने का आदेश दिया। हालांकि चौकीदारों का लाठी ठोकना झूठ बात थी, क्योंकि ये एक चाल थी जिससे पुलिस के जुल्म को कम बताया जा सके, जबकि असलियत तो ये थी कि भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था और चौकीदारों ने लाठी चलाना शुरू कर दिया था। कुछ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में ऐसा भी लिखा गया है कि गुप्तेश्वर सिंह ने सचमुच माफी मांगी थी, लेकिन सरदार ने आकर गुप्तेश्वर सिंह से कहा कि आप कैसे आदमी हैं, इतने बड़े अधिकारी होकर नीची जातियों के लोगों से माफी मांग रहे हैं, हमें आदेश देते तो हम इन्हें ठिकाने लगा देते। उनकी इस बात से दारोगा के अहंकार को ठेस पहुंची और इस बीच स्वयं सेवकों का ताली बजाना जारी था। इन दोनों बातों को मिलाकर दारोगा का गुस्सा भड़क गया और उसने लाठीचार्ज के आदेश दिए। खतरा देखकर एक स्वयंसेवक ने सीटी बजा दी और सीटी सुनकर चौरा बाजार तक पहुंच चुके स्वयंसेवक वापस पलटकर थाने तक आ गए। स्वयंसेवकों ने खुद के बचाव में रेलवे पटरी पर पड़े पत्थर उठाकर पथराव शुरू कर दिया। फिर हवा में फायरिंग हुई और बाद में लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया गया। रह रहकर पत्थरबाजी और फायरिंग हो रही थी। कई लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिस वाले और स्वयंसेवक दोनों शामिल थे। गोली चलने से कई स्वयंसेवक मारे गए, लेकिन फिर भी पत्थरों की बौछार कम नहीं हुई तो सिपाही भागकर थाने में जा छुपे। अब स्वयंसेवकों ने थाने को चारों ओर से घेर लिया और उसे तोड़ने लगे, खपरेल उखाड़ने लगे। तभी भगवान अहीर कहीं से खर यानी एक प्रकार की सूखी घास ले आए और उन्होंने थाना फूंक दिया। आज भी गोरखपुर के लोक गीतों में मिट्टी के तेल और खर से थाना फूंक दिए जाने की गौरव गाथा को गाया जाता है। थाने का गेट जो कि लकड़ी का था, उसे भी स्वयं सेवकों ने तोड़ डाला। थाना जलते ही अंदर से 3 सिपाही बाहर निकले, जिन्हें लोगों ने पीट पीट कर मार डाला और आग में झोंक दिया। इसके बाद और 2 सिपाही भागने की कोशिश करने लगे, जो भीड़ के हत्थे चढ़ गए। स्वयं सेवकों ने थाने और दारोगा के आवास पर लगी बांस की बाड़ को तोड़कर अपने लिए लाठियों की व्यवस्था कर ली। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख सरदार हरचरण सिंह अपनी कोठी की तरफ निकल गया और महिलाओं को सुरक्षित रखने वाले कमरे में जाकर छुप गया। शाम होने से पहले स्वयं सेवकों ने थाना जलाकर खाक कर दिया। थाना जलाने से छिपे हुए पुलिसकर्मी बाहर आ गए और बाहर खड़ी भीड़ ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब थाने में चारों ओर जली हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। बहुत से शव अभी भी जल रहे थे, कुछ को कुत्ते नोचकर खा रहे थे। कुल 26 स्वयंसेवक अपनी जान गंवा चुके थे और लगभग 50 से अधिक को गोलियां लगी थीं। लेकिन आज ये सब लोग प्रतिज्ञा करके आए थे कि या तो अपनी जान दे देंगे या ब्रिटिश सरकार को ये बता देंगे कि भारत की गुलामी के दिन अब बहुत कम रह गए हैं। यहाँ वहां स्वयंसेवकों की लाश और घायल स्वयंसेवकों को देखकर स्वयंसेवकों के नेताओं का धैर्य समाप्त हो रहा था। तभी नजर अली, अब्दुल्ला, रामस्वरूप बरई ने चिल्लाकर कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर है और अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। रह रहकर हो रही गोलीबारी अब बंद हो चुकी थी। अदालत में कई गवाहों ने भी ये कहा है कि पुलिस की गोलियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन बाद में घटनास्थल की जांच करने पर थाना में कई कारतूस मिले थे। थाना में यहाँ वहां खाली कारतूस के ढक्कन पड़े थे। स्वयंसेवक अभी भी मारो मारो की आवाज लगा रहे थे और पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा दारोगा गुप्तेश्वर सिंह पर था, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी गोवर्धन हलवाई के घर में घुसे कालीचरण ने सूचना दी कि दारोगा हलवाई के मकान में छुपा है। तुरंत भीड़ उस तरफ दौड़ पड़ी। दारोगा हाथ में तलवार लिए दरवाजे के पीछे से निकला और रेलवे क्रॉसिंग की ओर भागने लगा। खाकी हाफ पैंट और कोट में भाग रहा दारोगा आखिरकार रेलवे क्रॉसिंग के पास पकड़ लिया गया। उसे वहीं नीचे गिरा दिया गया और लोग उसे बेतहाशा पीटने लगे। सबसे पहला थप्पड़ नजर अली ने मारा। उसके बाद ठाकुर, लाल मोहम्मद, अब्दुल्ला, श्याम सुंदर, विक्रम अहीर और प्रधान अहीर ने उस पर हमला किया। हाथों से, लातों से, बांस की लकड़ी से, कुल्हाड़ी से पीट पीट कर दारोगा का काम तमाम कर दिया गया। फिर उसकी लाश को घसीटकर थाने के पास लाया गया और उसे आग में फेंक दिया गया, जहां पहले से सिपाहियों के शव फेंके गए थे। थाना भवन में दारोगा सहित कुल 22 पुलिस वालों की मौत हुई। एक कांस्टेबल घायल हालत में घर ले जाया गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। दिन के 4 बज चुके थे और तीर्थराज अहीर जलते हुए थाने में से बंदूकें उठाकर कुएं में फेंक रहा था। थाना अभी भी जल रहा था और जल जल कर लकड़ियां, खपरेल और घास फूस नीचे गिर रही थी। तभी सरदार हरचरण सिंह थाने पर एक बार फिर आया। उन्होंने देखा कि एक कोने से किसी के दर्द से कराहने की आवाज आ रही है। पास जाकर देखने पर उन्हें पता लगा कि वो चौकीदार हैदर अली हैं। रात 11 बजे तक सरदार वहीं रुके रहे, जब तक कि गोरखपुर के जिलाधिकारी थाने पर नहीं पहुंचे। चौरा थाने का एकमात्र सिपाही सिद्दीकी था, जो 4 फरवरी की घटना में जीवित बच गया था।
इस सबके बीच दारोगा गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी अपने घरेलू नौकर और बच्चों के साथ डरी सहमी अपने घर में छुपी हुई थी। क्रांतिकारी इस समय बेहद गुस्से में थे, फिर भी उन्होंने मानवता के नाते दारोगा की पत्नी 27 साल के राजमणि कुंवर और दारोगा की 5 और 8 साल की 2 बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया। राजमणि के बयान के अनुसार उस दिन स्वयंसेवक बेहद गुस्से में थे, गांधी जी की जय के नारे लगा रहे थे और चारों ओर मारो काटो जला दो की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे पति उस दिन 11 बजे घर से निकले और उसके बाद उनकी मौत की खबर ही आई। स्वयंसेवक हमारे घर में घुसे और उन्होंने मेरे तथा बच्चों के गले से चांदी के गहने छीन लिए। ये देखकर मैंने अपने कान के गहने स्वयं निकालकर उनके हाथ में रख दिए। ये गहने सोने के थे। उन्होंने मेरे घर में रुपए, गहने और कपड़े लूटे और हम तीनों को घर से बाहर निकालकर घर में आग लगा दी। लेकिन उन्होंने मुझे या मेरी बच्चियों को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई। उस समय मैं गर्भवती थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। दारोगा की पत्नी के अनुसार स्वयं सेवकों ने मेरे अलावा कुछ कांस्टेबल की पत्नियों को भी भाग जाने दिया। उन्होंने बच्चों और महिलाओं पर हमला नहीं किया। ये पूरा घटनाक्रम सूरज डूबने के कुछ पहले का है। दारोगा की पत्नी ने यह भी बताया कि एक स्वयंसेवक इंद्रजीत, जो कि बाजार में हजामत का काम करता था, उसने मेरी बच्चियों को गोद में उठा लिया था। लेकिन सभी स्वयंसेवकों ने एक स्वर में उसे कहा कि बच्ची को छोड़ दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। फिर इंद्रजीत ने मेरी बच्ची को नीचे उतार दिया। बाद में मेधु तिवारी, जो दारोगा गुप्तेश्वर सिंह का बेहद करीबी था, उसकी पत्नी और बच्चों को अपने घर ले आया। बेगू तिवारी का विद्रोह से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो दारोगा का विश्वास पात्र था। इसी के चलते राजमणि उसके साथ घर आ गई, लेकिन बाद में उसने उसके साथ दुराचार किया। कुछ समय बाद बेगू तिवारी की गिरफ्तारी हुई और प्रशासन ने इस मामले को ज्यादा न उछालते हुए तिवारी को फांसी की सजा दे दी। तो अब आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। अगर दारोगा किसानों को नहीं उकसाता तो चौरी चौरा विद्रोह इतना हिंसक नहीं हुआ होता। अगले एपिसोड में हम घटना के बाद की गतिविधियों के बारे में जानेंगे। चौरी चौरा थाना जल जाने के बाद का घटनाक्रम। चौरी चौरा विद्रोह में अब तक आप जान चुके हैं कि स्वयंसेवक अपने काम को अंजाम दे चुके थे, मतलब दारोगा मारा जा चुका था और थाना जलाया जा चुका था। तभी नजर अली ने सभी लोगों को वहां से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले उन्होंने हिदायत दी कि टेलीफोन के तार काट दिए जाएं और रेल की पटरियां उखाड़ दी जाएं, ताकि सरकार हम तक नहीं पहुंच सके। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग भले ही अनपढ़ थे, लेकिन रणनीति बनाने में वो पढ़े लिखों को भी मात देते थे। नजर अली के आदेश पर टेलीफोन लाइन काट दी गई और अब बारी थी रेलवे पटरियों की। लेकिन रेलवे पटरी उखाड़ने के औजार स्वयंसेवक नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे में नारायण लोहार ने उनकी समस्या हल कर दी। उसने कहा कि मैं पटरी काटने का जुगाड़ बना लूंगा। तुरंत 200 से 250 स्वयंसेवक पटरी पर आ गए और नारायण लोहार के कहे अनुसार पटरियों को उखाड़ने लगे। उधर कुछ स्वयंसेवकों ने चौरी चौरा रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे चौरी चौरा क्षेत्र अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका है। आजादी के लिए हुई कई लड़ाइयों में ये पहली घटना थी जब ब्रिटिश ऑफिसों पर तिरंगा फहराया गया था। अगले कदम के रूप में स्वयंसेवकों ने अपने लिए छुपने की जगह तलाशना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे वहां से फरार होने लगे। शायद ये पहले से ही तय था कि थाना जलाने, ब्रिटिश हुकूमत को सबक सिखाने और दारोगा को मौत के घाट उतारने के बाद अपने अपने परिवार के साथ जंगलों में या रिश्तेदारों के यहाँ खुद को छुपा लिया जाएगा, जहां तक ब्रिटिश सिपाही नहीं पहुंच सके। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था और एक बार फिर ये जाहिर करता है कि वो लोग भले ही गरीब, अनपढ़ किसान, दलित और शोषित थे, लेकिन चौरी चौरा विद्रोह के लिए उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी थी और अब तक वो उस प्लानिंग में कामयाब भी हुए थे। अदालत में अपनी गवाही के दौरान सर्किल इंस्पेक्टर ख्वाजा उम्मेद अली ने चौरा थाना जलाने के बाद कुल 15,000 की संपत्ति के नुकसान का ब्यौरा दिया था, जो उस समय के लिए एक बड़ा सरकारी नुकसान कहा जा सकता है। लेकिन इस घटना में रुपयों के नुकसान से ज्यादा ब्रिटिश सरकार के मनोबल का नुकसान हुआ था। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत में क्रांति अहिंसा को छोड़कर हिंसा का रूप ले चुकी है और अब उनके अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने वाले स्वयंसेवकों की तादाद हर प्रांत में लगातार बढ़ रही है। अंग्रेजों को कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि उनकी हेरासमेंटल पॉलिसी भी अब क्रांतिकारियों के पांव नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो जान न्यौछावर करने से भी नहीं डर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के साथ स्वयंसेवकों और क्रांतिकारियों से सबसे बड़ा खतरा अब सरदार हरचरण सिंह को हो गया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाने वाले सरदार परिवार को डुमरी की जागीर तोहफे में दी गई थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय सरदार परिवार का झुकाव जर्मनी की तरफ होने का शक अंग्रेजों को हो गया। लेकिन बाद में सरदार परिवार ने स्वामी भक्ति दिखाकर स्थिति को संभाल लिया। एक बार फिर चौरी चौरा विद्रोह के समय भी सरदार की वफादारी पर शक किया गया, लेकिन सरदार परिवार ने एक बार फिर अपनी वफादारी साबित कर दी। सरदार ने आगे चलकर स्वयं सेवकों के खिलाफ चौरी चौरा विद्रोह में गवाही भी दी और अपने नौकरों पर दबाव बनाकर स्वयं सेवकों को सजा दिलाने में मेन रोल निभाया। एक और चेहरा जो चौरी चौरा विद्रोह से एकाएक जुड़ा वो था जगत नारायण पांडे। वो चौरी चौरा से 20 किलोमीटर दूर बसे बांस गांव का जमींदार था और अंग्रेजों का भक्त था। उसका चौरा बाजार या मुंडेरा बाजार में किसी तरह का कोई व्यापार व्यवसाय नहीं था, लेकिन सिर्फ गद्दारी और गलत नीयत से वो इस विद्रोह में शामिल हुआ ताकि वो अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सके। अंग्रेजों के तलवे चाटकर अपना कद बढ़ाने वालों में सबसे बड़ा नाम था दारोगा गुप्तेश्वर सिंह का, जो आजमगढ़ जिले के परसौना गांव के राजपूत जमींदार काशीनाथ का बेटा था।
जमींदार परिवार होने के नाते वो किसानों से पहले ही नफरत करता था और ऊपर से वो अंग्रेज हुकूमत में दारोगा बना दिया गया। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद अंग्रेजी अखबारों ने उसे द हीरो ऑफ गोरखपुर ट्रेजेडी बनाकर खूब तारीफें की। 30 साल का ये दारोगा क्षत्रिय हाई स्कूल बनारस से शिक्षा प्राप्त कर 1916 में अंग्रेजों की गुलामी में लग गया। दारोगा के मरने के बाद इस स्कूल में उसके सम्मान में एक दिन अवकाश रखा गया। अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाने के लिए वो अत्याचार, क्रूरता और किसानों और दलितों पर अन्याय करने का बीड़ा उठा चुका था। अब हम आपको बताते हैं चौरी चौरा थाना जलाए जाने के बाद का घटनाक्रम। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चौरा थाना जला दिए जाने के बाद सिर्फ एक सिपाही जिंदा बचा था, जिसका नाम था सिद्दीकी। कांस्टेबल नंबर 193 सिद्दीकी 22 साल का था और मौत के डर से वर्दी उतारकर भाग निकला। क्रांतिकारियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। भागते हुए सिद्दीकी ने यह सुन लिया था कि अब गौरी थाना जलाने की तैयारी की जा रही है। वो खेतों के रास्ते 7 मील भागते हुए शाम 6 बजे के लगभग गौरी थाना पहुंच गया। उस समय वहां थानेदार मौजूद नहीं थे, इसलिए सिद्दीकी ने इंचार्ज कांस्टेबल मोहम्मद जहूर को चौरा थाना जलाए जाने का समाचार दिया और ये भी कहा कि अब गौरी थाना जलाने की तैयारी भी की जा रही है। थाना जलाए जाने की खबर बड़े बड़े ऑफिसर तक भी पहुंच चुकी थी। सिद्दीकी उसी रात गौरी थाने के दारोगा को साथ लेकर चौरा थाना आया। दूसरी तरफ कलेक्टर और डीएसपी अपने 40 सिपाहियों के साथ स्पेशल ट्रेन से रात्रि 9 बजे चौरा थाना पहुंचे। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर शव को ढकने के लिए 2 थान कपड़े और 8 बैलगाड़ियों की व्यवस्था करने का ऑर्डर दिया। जांच शुरू हुई और 4 फरवरी की पूरी रात तलाशी अभियान जारी रहा। इस बीच कलेक्टर ने डीएसपी मिस्टर खेर को गोरी थाना पहुंचने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि स्वयंसेवक गोरी थाने को भी फूंक डालेंगे। सिद्दीकी ने भी इस बात की जानकारी दी थी। रात 2 बजे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गौरी थाने पहुंच गए, लेकिन वहां सब कुछ नॉर्मल था। वो उस रात वहीं रुके और अगले दिन रविवार को 5 फरवरी को चौरा थाना लौट आए। अगले दिन सभी तरह की सरकारी कार्रवाई और कागजी कार्रवाई की गई। 5 फरवरी को उप निरीक्षक चुन्नीलाल को चौरी चौरा थाने की कमान सौंप दी गई और इसी दिन सुबह लाल मोहम्मद उनके घर से गिरफ्तार कर लिए गए। लाल मोहम्मद का बेटा कई दिनों से बीमार था, इसलिए लाल मोहम्मद ने दंगे के बाद भागने की कोशिश नहीं की। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन 6 फरवरी को उनके बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ था। हवा में खौफ घुल चुका था और चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे, लोगों की आवाजाही बेहद कम हो गई थी। जांच और गिरफ्तारियां चल रही थीं। 10 फरवरी तक रूदली केवट, कोलेश्वर कुर्मी, बिंदेश्वरी केवट, बहादुर सेवक, महादेव सरजू, रामलोचन, गंगा अहीर, साधु शरण, त्रिलोक कहार सब के सब पकड़े जा चुके थे। 11 फरवरी तक कुल 62 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। भगवान अहीर को 4 मार्च 1922 को जयराम कांस्टेबल ने चंपारण जिले की नारायणी नदी के किनारे से जंगल में धर दबोचा। इस समय भी भगवान खाकी वर्दी में ही थे। रामरूप बरई भी 4 मार्च के दिन गिरफ्तार हुए। सरदार ने खुद शिकारी को 14 मार्च को गिरफ्तार करवाया। विक्रम अहीर 17 मार्च को, श्याम सुंदर 18 अप्रैल को, कालीचरण 4 मार्च को, अब्दुल्ला 5 अप्रैल को और नजर अली 12 मार्च को गिरफ्तार हुए। जांच चल रही थी और गिरफ्तारियां तेज हो चुकी थीं। ब्रिटिश सरकार के सभी आला अफसर और बड़े अधिकारी इस समय चौरी चौरा विद्रोह की जांच में लगे हुए थे। घटना से जुड़े तमाम साक्ष्य और फोटोग्राफर ने 29 मार्च को न्यायालय में पहुंचा दिए थे। अब बारी थी अदालत में केस चलाए जाने की। चौरी चौरा विद्रोह की अगली सुबह के अखबार का हर पन्ना इस घटना से भरा हुआ था। इसके बाद कई दिनों तक जांच का सिलसिला और खबरें चलती रहीं। साथ ही साथ अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। गिरफ्तारियां जारी थीं। चौरी चौरा के नक्शे कदम पर देश भर में इस तरह के विद्रोह होने लगे। शायद ये बात चौरी चौरा विद्रोह की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उसने देश में एक अलग तरह की क्रांति पैदा कर दी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर इस घटना का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। उस समय के विश्लेषण करने वालों और अखबारों ने इसकी तुलना फ्रांसीसी विद्रोह से की। दुनिया भर के अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए। द लीडर ने 22 फरवरी 1922 को इसे ब्रिटिश हुकूमत में हुआ अद्वितीय विद्रोह लिखा। फ्रांस के राजशाही अत्याचारों के खिलाफ जनता ने इसी तरह का विद्रोह 14 जुलाई 1789 को किया था। वहां गोला बारूद पर कब्जा करने के बाद जनता ने गवर्नर मार्किस बर्नार्ड डे लोने का सिर काट दिया था। चौरी चौरा के बारे में लिखते समय जिन अखबारों ने दारोगा की तारीफ लिखी, उन्हें भी इस विद्रोह को एक बड़ी क्रांति का नाम देना पड़ा। द लीडर, मुंबई क्रॉनिकल, द आर्गू मेलबर्न, द अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली, द मद्रास मेल, न्यू इंडिया, द वेस्टर्न मॉर्निंग न्यूज एंड मरकरी, द वेस्टर्न टाइम अमेरिका, डेली मेल, द वेस्टर्न गजट उस समय देश और विदेश के जाने माने अखबार थे, जिन्होंने इस घटना को अपने अपने नजरिए से लिखा और दुनिया को दिखाया। लेकिन सभी में 2 बात कॉमन थी, वो ये कि सभी को क्रांतिकारियों और स्वयं सेवकों का नया रूप देखने को मिला और दूसरी ये कि ब्रिटिश हुकूमत हिल चुकी थी। इन सबके बीच ब्रिटिश सत्ता का कॉन्फिडेंस डगमगा चुका था। ऊपर से गुमनाम पत्र के जरिए आसपास के दारोगाओं को धमकी दी जा रही थी कि उनका भी वही हश्र होगा जो चौरी चौरा में हुआ। अंग्रेजों में खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि प्रिकॉशन के तौर पर पुलिस थानों में गोला बारूद और सुरक्षा बढ़ा दी गई। आलम यह था कि साल भर बीत जाने के बाद भी सरकार और जमींदारों के दिलों में दहशत कम नहीं हुई थी। आखिरकार सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 सालों के लिए नजरबंद करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें साबरमती आश्रम पर ही रखा गया। साथ ही सरकार विद्रोह के बाद चिंतन में लगी थी।
ब्रिटिश सरकार ने हवा में गोली चलाने को प्रतिबंधित करते हुए सीधी गोली मारने का मन बना लिया था। इसके पीछे ये कारण बताया गया कि हवा में गोली चलाने से भीड़ और ज्यादा उग्र हो जाती है। उधर गांधी जी ने अपने बेटे देवदास को चौरी चौरा भेजा। जानकारी हासिल करने के बाद 9 फरवरी 1922 को गोरखपुर कांग्रेस और खिलाफत कमेटी की एक बैठक में नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में कहा गया कि चौरी चौरा विद्रोह को अंजाम देने वालों के प्रति सिंपैथी नहीं रखी जाएगी और इन सभी स्वयंसेवकों की सदस्यता समाप्त की जाती है। इसके बाद हिंसा को मुद्दा बनाकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भी रोक दिया गया। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी से शुरू किया जाना था। गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन को रोका, पूरा देश अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि लोगों ने असहयोग आंदोलन के लिए नौकरियां छोड़ दी थीं, बच्चों ने स्कूल छोड़े थे और विद्यार्थियों ने कॉलेज का बहिष्कार किया था। ये सभी अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ जमींदार और ब्रिटिश सरकार खुश थी। कहा तो ये भी गया कि चौरी चौरा तो एक बहाना है, लेकिन देश भर में जमींदारों और सरकार के विरुद्ध एकजुट होते क्रांतिकारी और स्वयं सेवकों को रोकने के लिए गांधी जी पर असहयोग आंदोलन को रोकने का दबाव था। इस समय गांधी जी जेल से बाहर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू जैसे कई सीनियर नेता जेल में बंद थे। इस बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जैसे ही मुझे ये पता चला कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने रोक दिया है तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे साथ साथ तमाम नेता दुखी थे, सिवाय गांधी जी के। गांधी जी के इस निर्णय के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गुस्से का माहौल है, ऐसे में असहयोग आंदोलन क्यों रोका गया, इसका जवाब देना होगा। आखिर क्यों गांधी जी ने किसी की भी सलाह लेना उचित नहीं समझा। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि जिस समय देश में जोश उबल रहा था, ठीक उसी वक्त पीछे हटना मेरी समझ से बाहर है। लाला लाजपत राय ने भी गुस्से में 70 पेज का लेटर लिखकर गांधी जी से सवाल जवाब किए। उन्होंने लिखा कि आपके हिसाब से जो लोग जेल में बंद हैं वो नागरिकता की दृष्टि से मर चुके हैं और उन्हें कुछ कहने सुनने का अधिकार नहीं है। लाला लाजपत राय के शब्द उनके गुस्से के प्रतीक हैं। इसके बावजूद गांधी जी ने चौरी चौरा के क्रांतिकारियों को अपना गुनाह कबूल करने और खुद को कानून के हवाले कर देने की सलाह देते हुए एक लेटर लिखा। अब तक आप जान गए होंगे कि किस तरह से चौरी चौरा विद्रोह को अंजाम दिया गया। थाना जलाया गया, पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा गया और करप्ट इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह को जलाते हुए थाने में आग लगा दी। ये सब किसानों और गरीब लोगों ने क्यों किया, इसका कारण भी अब आप सभी जान चुके हैं। आप इस बात को भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आखिर चौरी चौरा विद्रोह का इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है। आगे हम आपको चौरी चौरा विद्रोह के बाद हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ अदालत की कार्रवाई के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। चौरी चौरा के बाद अदालत की कार्रवाई। अब तक एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल चुकी थीं और अब ब्रिटिश सरकार अपने विरोधियों को कुचलने की अपनी जुडिशियल प्रोसेस में जुटी हुई थी। इस एपिसोड में आप चौरी चौरा विद्रोह के बाद की अदालती कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानेंगे। चौरी चौरा से जुड़े शिकारी, ठाकुर जैसे स्वयंसेवकों को सरकारी गवाह बनाया गया। गवाहों को बयान रटाए गए। सरदार हरचरण सिंह जैसे जमींदारों ने स्वयं सेवकों के खिलाफ गवाही दी। निचली अदालत में पंडित महेश बाल दीक्षित मुख्य जज थे, जिनके सामने 25 मार्च 1922 को यह मामला शुरू किया गया। ठाकुर महेंद्रपाल सिंह और सोहन लाल श्रीवास्तव ने जांच पूरी करने के बाद 273 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया, लेकिन निचली अदालत ने सिर्फ 228 लोगों पर मुकदमा चलाने योग्य सबूत पाए। इनमें से 3 की मृत्यु हो गई, लिहाजा सेशन कोर्ट में 225 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट में पहली गवाही 21 जून 1922 को हुई। पहले गवाह के रूप में सरकारी गवाह शिकारी को पेश किया गया। अदालत की कार्रवाई के बाद 172 लोगों को अलग अलग आरोपों के अलावा मेन एक्यूज्ड माना गया। सभी 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। चौरी चौरा विद्रोह के मामले में सत्र न्यायालय गोरखपुर का यह फैसला 9 जनवरी 1923 को आया। पूरे मामले में बचाव पक्ष को कोई खास मौका नहीं दिया गया। सरकार ने कुल 175 गवाह खड़े किए और बचाव के लिए केवल 29 गवाह थे। इनमें से भी कई गवाह को अदालत में बुलाया ही नहीं गया। किसानों और स्वयं सेवकों के मुकदमे की निःशुल्क पैरवी काशीनाथ मालवीय, गोकुल दास, निहार कुमार सान्याल, देवी प्रसाद मालवीय, सत्येंद्र मोहन बसु और कृष्णचंद श्रीवास्तव ने की थी। सेशन कोर्ट की सुनवाई जज H.E. होम्स कर रहे थे। फैसले के बाद जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर ने पंडित मदन मोहन मालवीय की मदद से हाई कोर्ट में अपील की। इसके बाद 6 मार्च 1923 को इस मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हुई। तमाम गवाहों और सबूतों को फिर से दोहराया गया और हाई कोर्ट की प्रोसीजर पूरी होने के बाद भी फांसी की सजा कायम रही। हाई कोर्ट ने 19 कैदियों को 1 जून 1923 की सुबह 6 बजे फांसी देने का निर्णय लिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर चालू हुआ। वैसे ब्रिटिश सरकार इस फैसले से विद्रोहियों को कठोर सजा सुनाकर जनता में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही थी, ताकि आगे ऐसा कोई कदम न उठा पाए। इसके खिलाफ एक एक कर दया याचिका लगाई गई। इस पर सरकार ने सभी कैदियों की दया याचिका एक साथ प्रस्तुत करने का आदेश दिया, ताकि मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। फांसी की सजा पा चुके 19 कैदियों की दया याचिकाएं गवर्नर जनरल के पास पहुंच चुकी थी। सभी ने चौरी चौरा विद्रोह में शामिल होने से साफ इनकार करते हुए सरकार से फांसी माफ किए जाने की गुजारिश की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार पहले ही सब कुछ तय कर चुकी थी और दया याचिकाएं सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी की तरह ली जा रही थीं। इन दया याचिकाओं पर सरकार ने ध्यान तक नहीं दिया।
उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गरीब किसानों को ऐसा सबक सिखाना कि दूसरा कोई सरकार के खिलाफ सिर न उठा सके। 5 जून 1923 को अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सभी कैदियों की मृत्यु दंड के खिलाफ दया याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया और सारे सवाल जवाबों को एक साथ विराम दे दिया गया। ये तय हो गया कि 11 जुलाई तक चौरी चौरा विद्रोह के अपराधियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। रघुवीर, संपत अहीर, श्याम सुंदर, अब्दुल्ला, लाल मोहम्मद, लौटू कुहार, लाल बिहारी, नजर अली, भगवान अहीर, रामरूप बरई, महादेव, कालीचरण, विक्रम अहीर, रुदली केवट, संपत, सहदेव, इन सभी को अलग अलग कारागार में रखा गया था और वहीं पर अलग अलग डेट में 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच फांसी दे दी गई। इनमें से लौटू कहार, लाल मोहम्मद, रामरूप, दुधाई और मेधु तिवारी उर्फ लाल बिहारी की लाशें रिश्तेदारों को सौंपी गईं। बाकी सभी का अंतिम संस्कार जेल में ही कर दिया गया। इनके अलावा हाईकोर्ट ने 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन उनकी हालत फांसी की सजा भुगतने वाले कैदियों से कहीं ज्यादा बुरी थी। भगवान दास, विश्वनाथ सिंह, चिनगी, द्वारका पांडे, द्वारका गोसाई, मनराज, प्रधान, रामदास, शंकर, शिवहर, सुखारी, तपसी, तीरथराज और अग्रह आजीवन कारावास में जीवन की वो यातनाएं भोग रहे थे जो फांसी पर चढ़ चुके लोगों के हिस्से में भी नहीं आई थी। इन कैदियों को छुड़ाने के प्रयास में 1934-35 में जब मामला एक बार फिर सरकार के सामने पेश किया गया तो कैदियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। केवल ये कहा गया कि ये सजा की ड्यूरेशन को घटाते हुए 25 की जगह 20 साल कर दिया गया है। इसके बाद गुसाई और द्वारका प्रसाद ने समय समय पर लेटर लिखकर खुद को आजाद किए जाने की प्रार्थना की। कुछ समय बाद इन्हें रिहा भी कर दिया गया, लेकिन बाकी सभी कारागार में मरते रहे। यहाँ तक कि चौरी चौरा विद्रोह में शामिल मुख्य लोग जिन्हें फांसी की सजा मिली, उनके परिजनों को आजादी के बाद न तो कोई सम्मान मिला और न ही कोई सरकारी सहायता। गरीब और निम्न जाति के कैदी रिहा होने के बाद भी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अपने आप को आगे लाने में नाकाम रहे और गुसाई और द्वारिका प्रसाद पांडे जैसे लोग अपनी बुद्धि का उपयोग कर सम्मानजनक स्थान हासिल करने में कामयाब हो गए। इससे ज्यादा अच्छा बिहेवियर तो ब्रिटिश सरकार ने उन चौकीदारों और सिपाहियों के साथ किया जिन्होंने चौरी चौरा कांड में जान दी थी या घायल होकर स्वयं सेवकों का सामना किया। इस घटना में घायल हर चौकीदार को उसकी चोट के हिसाब से ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक सहायता दी, जो 15 रुपए से लेकर 30 रुपए तक थी। उस समय चौकीदारों का मासिक वेतन 3 रुपए हुआ करता था। घायल चौकीदारों को 5 से लेकर 10 महीने तक का वेतन सरकार ने अपनी ओर से दिया। जिन चौकीदारों की मृत्यु हो चुकी थी उनके परिवारों को कुछ महीनों के वेतन के साथ साथ 200 रुपए की धनराशि अलग से दी गई। दारोगा गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी को लगभग 46 रुपए मंथली पेंशन देने का प्रपोजल रखा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि दारोगा की पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके बेटे को 18 वर्ष की उम्र तक ये पेंशन दी जाएगी। ये प्रपोजल 5 मार्च 1923 को भेजा गया और इसमें कहा गया कि ये 5 फरवरी 1922 से लागू रहे, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चौरी चौरा विद्रोह में अपने प्राणों की आहुति दे देने वाले गरीब किसान और दलित लोगों के साथ भारत सरकार ने आजादी के बाद भी न्याय नहीं किया। वहीं ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से लड़ रहे सिपाहियों और चौकीदारों के परिवारों के लिए घटना के अगले दिन से यानी 5 फरवरी 1922 से ही सहायता मुहैया करवा दी। आलम यह था कि चौरा चौरी विद्रोह के क्रांतिकारियों को लंबे समय तक गुंडे, लुटेरे और हत्यारे कहा गया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा पाने और पेंशन के लिए अपने ही देश में संघर्ष करना पड़ा। गांधी जी ने चौरी चौरा विद्रोह के क्रांतिकारियों को पहले ही स्वयं सेवकों की लिस्ट से हटा दिया था और वे उन्हें पूरी जिंदगी अपराधी ही मानते रहे। गांधी जी का ये रूखापन उनके लिए आगे बड़ी समस्याएं लेकर आया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पेंशनर बनने पर बड़ी दिक्कत आई। यहाँ तक कि शहीद किसानों की याद में जब स्मारक बनाया गया तो ब्रह्मपुर के जमींदारों ने शिलालेख पर डुंगरी खुर्द की जगह ब्रह्मपुर का नाम लिखवा दिया और इतिहास में अमर होने की कोशिश की। लेकिन शिलालेख पर नाम लिख देने से लोगों के दिलों में चौरी चौरा के वीरों के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई, क्योंकि शिलालेख पर भले ही नाम नहीं लिखा गया हो, लेकिन ये क्रांतिकारी एक ऐसा काम कर गए थे जिसके जरिए हिंदुस्तान के तमाम जनता के दिलों पर वो अपना नाम लिख गए। मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे जज मिस्टर पीकॉक ने अपनी किताब में कई बार क्रांतिकारियों की तारीफ करते हुए ऐसी कई बातों का जिक्र किया है जिससे ऐसा लगता है कि शायद सजा देते वक्त उन्हें एक बार इस बात का ख्याल आया होगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने स्वराज के लिए जो कदम उठाया है वो सही था। लेकिन वो उस समय ब्रिटिश सरकार के हाथ की कठपुतली थे और वो उस तरह से जस्टिस नहीं कर पाए जैसा शायद उन्हें करना था। जज ने अपनी लिखी किताब में कई बार क्रांतिकारियों की सोच और गांधी जी के विचारों के बीच कंपैरिजन का व्यू पॉइंट भी अपनाया। फाइनली अदालत की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, सजाएं हो चुकी थीं, दर्द शुरू हो चुका था। कुछ जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं और कुछ जीते जी मरे हुए इंसानों के समान थे। लेकिन दर्द की दास्तान सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं थी जिन्हें सजाएं दी गईं। सजा तो वो लोग भी काट रहे थे जो उनके बाद पीछे छूट गए। अगले एपिसोड में स्वयं सेवकों के परिजनों के दर्द की दास्तान सुनेंगे जो शायद असलियत में अंग्रेजों के जुल्मों से भी कहीं बेहद दर्दनाक है। आजाद भारत में भी चौरी चौरा के वीरों के परिवारजनों के दर्द का मरहम न मिला। चौरी चौरा की कहानी सुनते हुए
शायद आप सभी की आंखें नम हो चुकी होंगी, लेकिन बावजूद इसके तकलीफों का एक दौर अभी बाकी था, जो क्रांतिकारियों और स्वयं सेवकों के परिवारों को झेलनी थी। वैसे तो चौरी चौरा विद्रोह आज़ादी की लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट कहा गया, और यकीनन ये क्रांति को नई दिशा देने वाली घटना थी। लेकिन बाद में आने वाली सरकारों ने शहीद लोगों के साथ उस तरह से जस्टिस नहीं किया जैसा कि होना चाहिए था। आज़ादी के बाद भी कहने को तो 6 फरवरी 1982 को चौरी चौरा विद्रोह में शहीद हुए किसानों की याद में स्मारक निर्माण की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डाली। लेकिन इसका उद्घाटन 10 वर्ष बाद 19 जुलाई 1993 को प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने किया। स्मारक के पास ही एक म्यूजियम बनाया गया, जो 1998 में बनकर तैयार हुआ। इस म्यूजियम में एक लाइब्रेरी है, जिसमें सेशन कोर्ट की गवाही की कॉपियां उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में संभाल कर रखी गई हैं। यहाँ फांसी की सजा पा चुके शहीद किसानों की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। हालांकि मौजूदा हालात में म्यूजियम की हालत बेहद खराब हो गई है। खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, सीलन के कारण किताबें और दस्तावेज खराब हो चुके हैं, साथ ही मूर्तियां भी खराब हो चुकी हैं। खबर तो यहाँ तक भी है कि यहाँ तैनात किए गए चौकीदार को पिछले 13 सालों से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में आप म्यूजियम की हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो बात थी स्मारक और म्यूजियम बनाने की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और भी दर्दनाक है। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि इस तरह की लीगल सिस्टम में फ्रीडम फाइटर्स और उनके डिपेंडेंट्स को सरकारी मदद और पेंशन पाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। कुछ को पेंशन नहीं मिली, कुछ के घर वाले पेंशन लेने नहीं जा पाए, और कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि पेंशन लेने का प्रोसेस क्या है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सरकार ने बस फॉर्मेलिटी पूरी करने भर तक और फोटो खिंचवाने तक ही इस काम को अंजाम दिया। बाकी सही मायनों में इसका बेनिफिट बहुत ही कम लोग ले पाए। आपको बता दें कि चौरी चौरा रिवोल्ट के बाद फांसी पर चढ़ा दिए गए लोगों और आजीवन जेल की सजा काट रहे क्रांतिकारियों में ज्यादातर युवा थे, और उनमें से ज्यादातर संख्या ऐसे युवाओं की थी जिनकी शादियां 1 या 2 साल पहले ही हुई थीं। ऐसे में चौरी चौरा रिवॉल्ट सिर्फ एक जनरेशन तक मुश्किल नहीं रहा। फांसी पर चढ़ा दिए गए लोगों के बाद पीछे छूट गया उनका रोता बिलखता परिवार, और कई लोगों के बूढ़े माँ बाप मुश्किलों में पड़ गए थे। साथ ही उन विधवाओं का जीवन उस समय और ज्यादा मुश्किल हो गया जिनकी शादी महज 1 या 2 वर्ष पहले हुई थी। इस तरह स्त्री पीड़ा की अंतहीन कथा कई दशकों तक चौरी चौरा विद्रोह के परिणामों को भुगतने पर मजबूर हो गई। कई वर्षों तक माताएं, बहनें और पत्नियां आंसू बहाती रहीं और उन शहीदों को याद करती रहीं जिन्हें सरकार ने कभी याद करना जरूरी ही नहीं समझा। जो जेल में थे, उनसे जब भी मुलाकात करने परिजन जाते थे, लौटकर रात रात भर रोया करते थे, क्योंकि जिन बेटों को माँ ने दूध पिलाकर पहलवान बनाया था और जो चौरा बाजार में पहलवानी करते हुए अखाड़ों में जोर आजमाइश किया करते थे, आज वो जेल की चारदीवारी के बीच सूख कर कांटा हो चुके थे। फांसी चढ़ा दिए गए लोग और जेल के दौरान मारे जाने वाले लोगों को न तो बेटों की हाथ से मुखाग्नि नसीब हुई और न ही उनके बच्चे उनकी लाशों पर 2 मुट्ठी मिट्टी डाल पाए। लेकिन देश की आज़ादी के लिए जान देने वाले लाल मोहम्मद जैसे लोग जब आखिरी बार अपने बेटे सुलेमान से मिले तो उस मुलाकात में ही अपने बच्चे को समझा गए कि अपनी माँ का ध्यान रखना, क्योंकि संभव है कि ये तेरी और मेरी अंतिम मुलाकात हो। आज़ादी के दीवानों को दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी आंखों में दिन रात सिर्फ एक ही सपना था, स्वराज का, भारत की आज़ादी का। इसके आगे और पीछे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लाल मोहम्मद के जेल चले जाने के बाद उनकी पत्नी फूलमती पर कई तरह के अत्याचार हुए और उन्हें मजबूरन अपने मायके जाना पड़ा। अब्दुल्लाह की पत्नी तिलिया पर हुए जुल्म की कहानी भी कुछ इस तरह ही है। पुलिस के जुल्म से बचने के लिए तिलिया भी इधर उधर रिश्तेदारों के घर भागती फिरती रहीं, क्योंकि पुलिस ने उनका घर तोड़ दिया था। इस विद्रोह के मुखिया नजर अली विधुर थे। उनकी पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था और 2 बेटों में से 8 साल का एक बेटा मर चुका था। बड़ा बेटा हशमत अली 12 साल का था जब उसके पिता जेल चले गए थे। उसका कोई सहारा नहीं था और बेहद गरीबी में उसने अपना बचपन बिताया। स्वराज की लड़ाई में अपने जान देने वाले हर क्रांतिकारी के घर की यही कहानी थी। उनके बीवी, बच्चे, माँ बाप लावारिसों की तरह यहाँ से वहाँ भटकने को मजबूर थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन पर लगातार जुल्म कर रही थी। हालात आज़ादी के बाद भी नहीं बदले और जैसे ही भारत में आज़ादी का सूरज निकला, ये लोग और ज्यादा अंधेरों में डूब गए, क्योंकि लीडरशिप ने कभी इनकी ओर मुड़कर नहीं देखा। ये बात शायद अंग्रेजों के टॉर्चर से भी ज्यादा खतरनाक थी, दर्दनाक थी। हमें उम्मीद है कि हम आपको चौरी चौरा विद्रोह की पूरी दास्तान सुनाते हुए आपके मन में उस समय हुए जुल्मों की सही तस्वीर उकेरने में कामयाब हुए होंगे। आज भारत आजाद है और हम आजाद भारत के नागरिक, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है और मॉरल ड्यूटी भी कि हम उन लोगों को हमेशा याद रखें जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जान दे दी। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि आजादी भीख में नहीं मिली है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, खून बहाया गया है, फांसी के फंदे पर हंसकर चढ़ा गया है और जिंदगी जेल में बिताई गई है। चौरी चौरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो दौर था
जिसने आज़ादी पाने के तौर तरीके बदल दिए और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। यहाँ हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको सभी तथ्य एविडेंस के साथ सही सही बताएं। साथ ही हमारी ये भी कोशिश रही है कि गलत झूठी बातें जो अब तक शायद आपने सुन रखी, हम उन पर से भी पर्दा उठा सकें। यहाँ हमारी कोशिश चौरी चौरा विद्रोह की जानकारी देते हुए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी का अपमान करने की बिल्कुल नहीं है। अगली बार ऐसी ही किसी खास पेशकश के साथ फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट में हमें अपना फीडबैक देना न भूलें। इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ।